हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम RIMC देहरादून के जून 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स का जनरल नॉलेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी को पता है टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं एक पेपर में, बट एक साथ 75 क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट भी चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इन सभी रेगुलर सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द लैंग्वेज विथ द रिचेस्ट वोकैबुलरी। देखिए, बहुत सारे लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट हैं ये मानते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्ड हैं कंपेयरिंग टू एनी अदर लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जैसे एक ऑथर हैं जिनका नाम है स्टीवन फ्रैंक, ये द पेन कमांडमेंट्स नाम की एक बुक के ऑथर हैं। ये बताते हैं लगभग 5 लाख वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश की वोकैबुलरी में अवेलेबल है। जर्मन की वोकैबुलरी में अराउंड 1,35,000 है। फ्रेंच में लगभग 1 लाख ही है। तो इन गिवन ऑप्शंस के हिसाब से जो आपका आंसर बनता है वो इंग्लिश हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जिनसे इन पॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट के बारे में। आप सभी को नाम पता होगा मैरी क्यूरी के बारे में। ठीक है, मैरी क्यूरी वो पर्सन है जिन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पीरियड पे बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करने वाले ऑब्जेक्ट जिसका नाम था यूरेनियम को उस टाइम पे ऑब्जर्व किया था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है और इसी की डिस्कवरी की वजह से मैरी क्यूरी की डेथ भी हुई थी। बाद में इसके ऊपर रिसर्च करते हुए एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने ये डिस्कवर किया कि भैया कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इन सब से क्या होता है, रेगुलर इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं और उन्हीं रेगुलर एमिशंस को इन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। इनको क्या नाम दिया, रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। अब ऐसे अगर किसी भी प्रोडक्ट से जहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेज निकल रही है वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो उनकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको बोला जाएगा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर वेपन है तो भैया न्यूक्लियर वेपन में आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं, मेनली आप यूरेनियम वगैरह का यूज करते हैं, तो वहां से तो पॉल्यूशन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो लिटिल बॉय एंड फैट बॉय जैसे बॉम्ब का यूज किया गया था, बहुत सारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करता है। एक्सरे का वेस्ट, आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा किसी को कि जहाँ बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो एक्सरे कंडक्ट करवाते हैं। वहाँ पे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अगर उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करें तो पॉल्यूशन करेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इन्हीं न्यूक्लिक एलिमेंट्स की वजह से, तो भैया अगर वो भी फॉल आउट हो जाए तो उससे भी तो पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन किससे नहीं हो रहा, पेस्टिसाइड से नहीं हो रहा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पेस्ट है, अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने या किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर बॉयकॉटिंग साइमन कमीशन इन इंडिया। देखो, इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था। इस स्टैट्यूटरी कमीशन या संवैधानिक संगठन को नाम दिया गया था साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और ये जो मेंबर थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। यहाँ पे जो इनके हेड थे उसका नाम था सर जॉन साइमन। ये लोग इंडिया आ रहे थे, ठीक है। इनको 1928 में कमीशन किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया 1928 में ये आए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कुछ प्रोफेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा सकें, इंडिया में संवैधानिक सुधार किए जा सकें। अब इंडियंस जो हैं वो इसका विरोध करते हैं और उसके पीछे एक रीज़न है कि भैया आप इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने आए हो, इंडिया में संवैधानिक सुधार करने आए हो, तो भाई उस कमिटी के मेंबर्स जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए ना, ताकि आप इंडियन व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये 7 के 7 मेंबर्स जो हैं वो ब्रिटेन के हैं। इस वजह से हम लोगों ने इनका विरोध किया था। तो रीजन क्या है? ऑल द मेंबर वर इंग्लिश मैन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, which language gained most by the patronage given to the scholars by कृष्ण देव राया। आप सभी ने जब मिडिल हिस्ट्री पढ़ी थी, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, तो उस टाइम पे आप लोगों ने कृष्ण देव राया एंड विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे आप लोगों ने इसकी स्टार्टिंग पढ़ी होगी कि हरिहर एंड बुक्का नाम के रूलर्स थे जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इस रीजन को तुलांड रीजन भी बोला जाता था। रीजन, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, उनकी लैंग्वेज तुलु होती थी, जिस वजह से उसको तुलांड बोला जाता था। अब उसी लैंग्वेज को और ज़्यादा प्रमोट करने का काम किया किसने? कृष्णदेवराय ने। ये वही कृष्णदेवराय हैं, आपने कार्टून सीरियल्स में कई बार इन्हें देखा होगा। तेनाली रामा के नाम से एक सीक्वेंस आता था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो तेनाली रामा है वो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके मेन सलाहकार की तरह आप बोल सकते हैं। अभी का प्राइम मिनिस्टर और उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर अलग हुआ करता था। तो कृष्णदेव राया ने एक बुक लिखा था जिसको बोला जाता है अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद भी इसी तुलु यानी कि तेलुगु लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया बुक है, नॉवेल है एक तरीके से वैसे तो ये। तो किस लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा था? तेलुगु लैंग्वेज को उस रीजन में प्रमोट किया जा रहा था। तो लगभग मैं ये कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही थे जो हम लोगों ने क्लासेस में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। देखो, आपको ये भी याद होगा, हमने पढ़ा था कि ये अर्थ के जो लेयर्स हैं उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं क्रस्ट, ठीक है। मिड वाले को बोला जाता है मेंटल और अंदर वाले को बोला जाता है कोर। हमने इन 3 पार्ट्स की बात की थी। इनमें से भी अगर हम लोग बात करें कि भैया जो क्रस्ट है वो किससे बना है? सियाल से बना है। मेंटल जो है वो सीमा से बना है एंड कोर जो है वो नीफे से बना है। क्या है ये? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, निकल और फेरस यानी कि आयरन। और इनमें से हमने फिर ये पढ़ा कि भाई सबसे ज़्यादा जो डेंसर है इनमें से वो फेरस है, आयरन है, जो कि कोर में पाया जाता है। इस वजह से इनर कोर जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट पार्ट है अर्थ का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, विच इज द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट आपको पता है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और हर बार आप लोग इनके विनर्स के नाम भी याद करते हैं एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स में। इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन को कि भैया ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट का आपको नाम बताना था। तो देखिए, ये टूर्नामेंट 1877 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ?
तो लंदन में स्टार्ट किया गया था, लंदन का यूके में है ना स्टार्ट किया गया था। इसका नाम क्या है? विंबलडन है। तो विंबलडन चैंपियनशिप या विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको मेजर्स का नाम दिया जाता है। विंबलडन्स का अदर नेम अगर आपको पूछा जाए तो मेजर्स का नाम दिया जाएगा। और कहाँ पे खेला जाता है? अभी भी ये ओरिजिनल सरफेस जो ग्रास का बना हुआ होता है वहां पे खेला जाता है। नेक्स्ट थिंग, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट विच प्लेस। देखिए ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये अर्थ है। आपको पता है लॉन्गिट्यूड वो लाइंस होती है जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ईस्ट में भी होती है, इस तरीके से ये वेस्ट में भी होती है। अगर आप इन लाइंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो देखो नॉर्थ पोल या साउथ पोल यानी कि पोल्स की तरफ जाते जाते ये आपस में मिल रही है, बहुत पास आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आओगे, ठीक है, इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, वहां पे आओगे तो देखो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसी वजह से मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो इक्वेटर याद रखना। एंड अगर आपसे क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे कि भैया मैक्सिमम नहीं मिनिमम बताओ, तो आंसर क्या होगा? पोल्स हो जाएगा, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हैं। The earth has been divided into how many time zone? टाइम जोन आप सभी को पता है कि जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर प्लेस का हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे आपने जीएमटी का नाम सुना, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से वो ट्रैवल करता है ये इमेजिनरी लाइन। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं? अगर ईस्ट में जाते हैं तो टाइम प्लस हो जाता है, वेस्ट में जाते हैं तो माइनस हो जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर ये ग्रीनविच मीन टाइम है तो इंडिया का टाइम 82 एंड 30 मिनट है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ईस्ट में, तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 अहेड हो जाता है ऑफ जीएमटी। तो ऐसे वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है? तो देखिए अर्थ को या वर्ल्ड को आप कह सकते हैं तो 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये सारे के सारे प्राइम मेरिडियन या जीएमटी से रिलेट करते हुए बनाए गए हैं। नेम द करंट दैट पार्ट्स ऑफ यूरोप आइस फ्री इन विंटर्स। तो भैया द करंट दैट की पार्ट ऑफ यूरोप आइस फ्री इन विंटर इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है इसको कई बार आप लोग गल्फ स्ट्रीम के रूप में जानते हैं। ये वार्म ओशन करंट्स को लेकर ट्रैवल करता है, जिस वजह से यहाँ पे यूरोप में बर्फ नहीं जमती, मतलब आइस फ्री रहते हैं ये लोग। वो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट गर्ल मिलिट्री स्कूल वाज इनॉग्रेटेड इन। तो अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस वगैरह को रेगुलर देख रहे थे तो वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल को। कहाँ पे? वृंदावन में। और वृंदावन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आप सभी को याद होगा शैलजा जी हैं जिनका ये स्कूल ओपन किया गया था, राम मंदिर मूवमेंट से भी जुड़ी हुई थी, साध्वी शैलजा के रूप में ये जानी जाती हैं। ठीक है, इनके 2 स्कूल्स हैं, एक उत्तराखंड साइड भी है और दूसरा यूपी में भी है। यूपी वाला जो है संविद गुरुकुलम के रूप में जाना जाता है। वो पहला ऑल गर्ल मिलिट्री स्कूल है। वैसे तो इसमें जो मिलिट्री स्कूल इन्होंने नाम लगाया ना, एक्चुअल में ये सैनिक स्कूल है। ठीक है, बट इन्होंने नाम में मिलिट्री स्कूल ऐड किया। अब इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो RIMC जिसका आप लोग ये सेशन देख रहे हैं, ये इंडिया में सिर्फ एक है जो कि देहरादून में अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे आते हैं RMS यानी कि मिलिट्री स्कूल्स। मिलिट्री स्कूल इंडिया में 5 हैं और ये जो 5 मिलिट्री स्कूल्स है ना, कहाँ कहाँ पे? चैल हिमाचल में,
अजमेर राजस्थान में, धौलपुर राजस्थान में, फिर बेलगाम और बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ऐसे 5 आरएमएस अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं सैनिक स्कूल, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आते हैं, सैनिक स्कूल्स आते हैं, और सैनिक स्कूल 33 तो गवर्नमेंट, बाकी अभी जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 35 प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं। तो ये जो मिलिट्री स्कूल की इस क्वेश्चन में बात हो रही है, ये प्राइवेट सैनिक स्कूल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रीन रूम्स रिसेंटली इन न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो देखिए, यूक्रेन ने डैनिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ग्रीन रूम्स को स्टैब्लिश किया गया था, ताकि वो लोग अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर्स जनरेट कर सकें। तो कहाँ पे हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। किस किस की मदद से इन्होंने किया, तो एक तो डैनिश गवर्नमेंट प्लस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों की मदद से इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया था। Which film won the 2023 Oscar for the Best Featured Animated Film? अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे, ठीक है, तो वहां पे हमने ऐड किया था गुलेर्मो डेल टोरोस पिनोकियो को 2023 का ऑस्कर मिला फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। एंड अगर आप उन प्रीवियस वीडियोस में जाकर देखेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैंने ये कहा था कि बेटा इतना लंबा नाम आप लोग याद नहीं रख सकते हो, तो आपको सिर्फ याद रख लेना चाहिए पिनोकियो। सो 2023 का ऑस्कर फॉर द बेस्ट फीचर्ड एनिमेटेड फिल्म जो है वो गुलेर्मो डेल टोरोस पिनोकियो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप सभी को पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम की गई थी, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम था वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब जब इन लोगों की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये चीजें क्लास में हो चुकी है। 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, तो भैया प्रेसिडेंट कौन होगा, तो उन लोगों ने एक नॉर्मल मेजॉरिटी रखी कि जिसकी एज सबसे ज्यादा है आज तो उसे प्रेसिडेंट बना दो, उसके बाद हम लोग इलेक्शन कर लेंगे और उस अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी, को यहां पे पहला इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसके बाद जब इलेक्शन हुआ था तो आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो अगर आपसे वर्ड पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरिम प्रेसिडेंट, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछे परमानेंट प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्शन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों क्वेश्चन एक साथ प्रिपेयर हो गए हैं आपके। इंडिया का फर्स्ट सोलर बोट लॉन्च किया जाएगा किस रिवर में। देखिए अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, प्रीवियस सेशन में जाकर देख लीजिएगा। एंड सेम एज अभी भी हम लोग एग्जाम के पहले आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के सेशन रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, उन्हें आप देखिएगा। और एग्जाम जब आप देकर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो इंडिया का पहला सोलर बोट कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, किस रिवर में, तो देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला सोलर पावर बोट लॉन्च किया सरयू रिवर पे। सरयू रिवर याद आ रहा होगा आपको, अभी एक टेम्पल इनॉग्रेशन हुआ था, करेक्ट, राम मंदिर इनॉग्रेशन अयोध्या में, वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया ताकि अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा सके, ठीक है, मॉडल सिटी के रूप में, सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जा सके। वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक कहां इंस्टॉल किया गया, तो देखिए हम लोगों ने बात किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्च 2024 पे, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, मेरी मार्च वाली वीडियो देखिए, मिल जाएगा आपको।
वहां पे जब हमने बात किया कि मार्च 2024 पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, कहां पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो उन्होंने वहां पे एक वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक एस्टैब्लिश करने की काम की थी। ये वैदिक क्लॉक 85 फुट टावर पे, जो कि जंतर मंतर है वहां पे, उसके यहां पे इनॉग्रेट किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। Which state or union territory announced the motor vehicle aggregator scheme for 2023? याद कीजिए, हमने बात किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक यूनिक इनिशिएटिव 2023 में, जिसको नाम दिया गया था दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023। इनका काम क्या था? तो सीधी भाषा में इनका काम था ईवी के अडॉप्टेशन को बढ़ाया जा सके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ाया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। Which among the following is the major cause of acid rain? एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि एसिड रेन दो वजह से होते हैं, ठीक है? क्या क्या? जब हम लोग पोल्यूशन करते हैं तो नॉक्स यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सॉक्स यानी कि सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स को हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक? जब ये रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, जब ये रिलीज किए जाते हैं और ये क्लाउड्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो जब क्लाउड से रेन प्रेसिपिटेट करता है ना, रेन वाटर जब नॉक्स के साथ मिलता है तो बना देता है नाइट्रिक एसिड, और यही रेन वाटर जब सॉक्स के साथ मिला देता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो नॉक्स एंड सॉक्स है, ये एक तरीके से क्या है? एसिड है, और इसकी वजह से जो रेन आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एसिड रेन नाम दे देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी हमने बात किया था। CO, जब भी इनप्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई में कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है और इंसान पड़े पड़े ही मर जाता है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि वो मर भी रहा है। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल बताता हूं। सर्दियों के दिनों में अगर आपने बंद कमरे में कोयले वगैरह जलाकर सोए हों तो ये वही काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को पता है सफोकेटिंग गैस है, ऑक्सीजन तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील? तो देखिए, पोर्तुगीज जो है ना वो ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। हमने बात किया था यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो उसके कैपिटल प्रेसिडेंट के नाम हमने याद किए थे सेशंस में, ठीक है? तो यूक्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो भैया कैपिटल सिटी क्या है? कीव है। KYIV इज द कैपिटल सिटी ऑफ कीव। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा खार्किव, दिनिप्रो एंड ओडेसा जैसे मोस्ट लार्जेस्ट सिटी भी वहां पे अवेलेबल हैं। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच डेट द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड? देखो, 1901 से नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ एनिवर्सरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अल्फ्रेड नोबेल की विल के अकॉर्डिंग नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में 5 था, बाद में सेवरिक रिक्स बैंक ने अपनी तरफ से इकोनॉमिक का नोबेल भी उसमें ऐड कर दिया, तो अब 6 नोबेल दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ एनिवर्सरी है उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है। तो द डेट इज 10 दिसंबर एवरी ईयर। हु इज नोन एज द जवाहर ऑफ उत्तराखंड? देखिए, जगमोहन सिंह नेगी नाम के ये पर्सन हैं। इनको जवाहर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। रीजन, उस स्टेट के, उत्तराखंड के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं, ठीक है? इस वजह से ये
जगमोहन सिंह नेगी जी को जवाहर ऑफ उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन? देखिए, जब आपका ये एग्जाम कंडक्ट हुआ उस अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। हम लोगों ने बात किया था कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर जारी है, तो हम लोगों ने इनके नाम भी चर्चा की थी कि इनको याद रखना। तो मोहम्मद अब्बास जो हैं वो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन कर रहे थे। Which of the following are the key industrial animal? थोड़ा सा यूनिक टाइप क्वेश्चन इन्होंने इस बार जनरेट किया। देखिए, हर्बीवोरस जो होते हैं ना, उनको इंडस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। द रीजन इज दे आर प्राइमरी और फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, और उसी वजह से वो क्या करते हैं, उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, एनर्जी के फॉर्म को चेंज करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के रूप में या की इंडस्ट्रियल एनिमल्स को हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ चीपेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड? देखो, ईरान की जो रियाल है ये वर्ल्ड का लोएस्ट करेंसी माना जाता है। द रीजन इज ईरान में पेट्रोल के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो लिमिट हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, बार बार उनकी करेंसी का डेप्रीशिएशन किया जा रहा है। इन सभी वजहों से ईरान की जो करेंसी है रियाल, उसको चीपेस्ट करेंसी के रूप में जाना जाता है। इलेक्शन ऑफ पंचायत इज इन स्टेट आर रेगुलेटेड बाय। आप सभी को पता है स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इजीली कमेंट कीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही अपकमिंग सेशंस के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।